रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक दिन अनीशा अपने कुछ दोस्तों के साथ शॉपिंग पर जाती है और पूरे दिन मॉल मार्केट घूमने के बाद वो और उसके सारे फ्रेंड्स एक पार्क में बैठते हैं। तभी उसकी दोस्त माला उससे कहती है, क्या यार, हम सभी मॉर्निंग से घूम रहे हैं, इतने मॉल मार्केट घूमने के बाद भी तूने कुछ नहीं लिया, क्यों यार? क्या करूँ यार, मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। मेरा तो बस चीजें देखकर ही मन भर गया। रहने दे तू, पागल ना किसी और को बना, तुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। तू कहना क्या चाहती है माला कि मैंने जानबूझकर कोई चीज नहीं ली? हाँ देख, तू ना ज्यादा बोल रही है। जब मुझे कुछ पसंद ही नहीं है तो क्या जबरदस्ती ले लूं? रहने दे, सब पता है मुझे। तुझे ना शॉपिंग पर जाना, न्यू चीजें देखना पसंद है, लेकिन पैसे खर्च करके सामान लेना नहीं है। बिना बात के पूरा दिन खराब करवा दिया तूने। ठीक है, अगली बार से तुझे लेकर ही नहीं जाऊंगी, अकेले ही चली जाऊंगी। गुस्से में माला वहाँ से चली जाती है। अनीशा को आए दिन बाहर जाना, शॉपिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन जब भी वो शॉपिंग पर जाती खाली हाथ ही वापस आ जाती। उसे बस शॉपिंग के नाम से बाहर जाना और घूमना ही अच्छा लगता था। उसकी इस आदत से उसके सारे फ्रेंड्स बहुत परेशान थे। तभी कुछ टाइम बाद उसकी शादी एक हर्षित नाम के लड़के के साथ हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद सुबह सुबह तैयार होकर अनीशा अपनी सास बिमला से कहती है, माँ जी, मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद लौट आऊंगी। अरे बहू, तू शॉपिंग पर जाएगी तो घर का काम पड़ोसी आकर करेंगे क्या? पता नहीं माँ जी, बुला कर देख लेना आते हैं तो, और अगर नहीं आते तो आप कर लेना, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। बहू, तेरी जुबान को ज्यादा नहीं चलती, इसे थोड़ा कम चलाया कर। कोशिश करूँगी माँ जी। इतना कहकर अनीशा वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद हर्षित ऑफिस से घर आता है और अनीशा को आवाज देता है। तभी उसकी माँ आकर बोलती है, बहू घर पर नहीं है, सुबह से ही शॉपिंग बोलकर गई है बेटा, पर अभी तक आई नहीं। माँ, समय तो बहुत हो गया, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए। हाँ बेटा, मुझे भी चिंता हो रही है। हर्षित अनीशा को देखने के लिए जैसे ही अपने कदम उठाता है, तभी सामने से अनीशा को आते हुए देखता है और बोलता है, कहाँ थी तुम पूरा दिन? तुम्हें टाइम का बिल्कुल भी होश नहीं है। कभी सोचा है हम सब कितना परेशान होंगे? आई एम सॉरी, मैं शॉपिंग में इतना बिजी थी कि टाइम पर ध्यान ही नहीं दिया। सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगी। ओके फाइन, लेकिन तुम शॉपिंग पर गई थी तो खाली हाथ क्यों वापस आ रही हो? क्या करूँ, कुछ पसंद ही नहीं आया तो मैंने लिया ही नहीं। तुम पूरे दिन से मार्केट में कर क्या रही हो जब तुम्हें एक भी चीज पसंद नहीं आई? बड़ी अजीब बात है। अरे इसमें अजीब क्या है, जब कुछ पसंद नहीं आया तो एवं ही ले लूं। तुम गुस्सा मत करो, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए, लेकिन अनीशा की आदतों में कोई सुधार नहीं आया। उसे जितना घूमना पसंद था, उतना ही पैसे खर्च ना करना भी पसंद था। एक रोज फिर से हर्षित ऑफिस से घर आता है और अनीशा को आवाज देता है। तभी उसकी माँ फिर से बोलती है, बहू आज भी घर नहीं है बेटा। आज कहाँ गई है? आपको कुछ बताया है उसने? शॉपिंग को ही बोलकर गई है बेटा, पर अभी तक नहीं आई। पड़ोस के सभी लोग पूछते हैं, तुम्हारी बहू कहाँ जाती है? रोज रात में वापस आती है। जिस दिन से बहू आई है ना, रोज शॉपिंग का बोलकर जाती है और खाली हाथी वापस आती है, वो भी रात को। माँ, आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? आप अभी तक चुप क्यों थी? बेटा, तू वैसे ही ऑफिस के काम से थका हारा परेशान आता है, तुझे घर की बातें बताकर और परेशान नहीं करना चाहती। बहू को कुछ बोलो तो वो मुझसे उल्टा बहस करती है। आपको बताना चाहिए, रोज रात को ऐसे घर आना ठीक नहीं है। अनीशा से आज मैं बात करता हूँ। इतना कहकर हर्षित अपने रूम में चला जाता है और कुछ देर बाद अनीशा घर वापस आती है। विमला किचन में काम कर रही होती है। तभी अनीशा किचन में जाकर बोलती है, माँ जी, मैं कुछ हेल्प कर दूं आपकी? नहीं बहू, सब हो गया, तुम बताओ तुम्हारी शॉपिंग कैसी रही? माँ जी, बहुत अच्छी थी। अगर शॉपिंग इतनी ही अच्छी थी तो खाली हाथ वापस क्यों आई हो? मैं क्या करूँ माँ जी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, क्या लूँ और क्या नहीं, तो मैंने कुछ लिया ही नहीं। तुम्हें पिछली बार भी कुछ पसंद नहीं आया था और इस बार भी कुछ नहीं आया पसंद। अरे जब तुम्हें कुछ पसंद ही नहीं आता तो शॉपिंग पर जाती ही क्यों हो? मुझे शॉपिंग पर जाना पसंद है, इसलिए मैं जाती हूँ, और मैं अभी अपने रूम में जा रही हूँ। आपसे बहस करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे भी कोई बहस नहीं करनी। हर्षित रूम में है, उसे खाने के लिए बोल दे, तब तक मैं टेबल पर खाना लगाती। अनीशा कमरे में जाती है तो हर्षित उसे देखकर कुछ भी नहीं बोलता। उसे ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है।
थोड़ी देर इंतजार करने के बाद अनीशा बोलती है। माँ जी आपको खाने के लिए बुला रही है। ओके, और बताओ, हो गई तुम्हारी शॉपिंग? इसको छोड़कर कुछ और इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए? ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तुम रोज शॉपिंग के लिए जाती हो और खाली हाथ घर वापस आती हो, क्यों? मुझे ये बात समझ में नहीं आती क्या? अब मैं क्या करूं? मुझे आदत है, मुझे रोज रोज नए नए ड्रेस, प्रोडक्ट्स ये सब देखने का बहुत शौक है, लेकिन पैसा खर्च करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। इसलिए मैं शॉपिंग पर तो जाती हूँ, लेकिन कुछ खरीदती नहीं हूँ। अनीशा की बात सुनकर हर्षित समझ जाता है कि ये बहुत कंजूस है। इसको अच्छी शॉपिंग भी करनी है और पैसे भी खर्च नहीं करने हैं। अगले ही दिन हर्षित अपनी माँ को सारी बात बताता है, जिसे सुनने के बाद वो बोलती है, क्यों ना बहू के लिए एक शॉप ओपन कर दी जाए, जिससे उसको रोज रोज बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और इनकम का सोर्स भी बढ़ेगा। तू कहे तो मैं बहू से बात करती हूँ, इससे उसकी परेशानी भी खत्म हो जाएगी और हमारी भी। बात तो आप सही कह रही हो माँ, क्योंकि रोज रोज शॉपिंग पर जाने की वजह से उसको मार्केट के प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज हो गई है, वो शॉप संभाल सकती है। इतना कहकर हर्षित ऑफिस चला जाता है और विमला काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद अनीशा शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है और जाने लगती है। तभी विमला उसे रोककर बोलती है, बहू अगर तुझे घर बैठे पैसे कमाने को मिले और न्यू न्यू चीजें देखने को मिले तो क्या तू तब भी बाहर जाएगी धूप में इतनी शॉपिंग पर? नहीं तो माँ जी, जब सब कुछ मुझे घर पर ही मिल जाएगा तो कोई पागल ही होगा जो बाहर जाने की जिद करेगा। वैसे आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? बहू मैं सोच रही थी कि तेरे लिए एक अच्छी सी शॉप ओपन करवा दूं, जहां बहुत अच्छी और न्यू न्यू चीजें होंगी, जिसे तू जी भर के देख भी पाएगी और उन्हें बेच भी पाएगी, और तेरे ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे और जो लगेंगे वो वापस भी आ जाएंगे। क्या बात है माँ जी, आपने तो बड़ी अच्छी बात बोली। ठीक है, मैं रेडी हूँ और खुश भी हूँ। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ बोलो बहू, क्या बात है? माँ जी, मैंने तो आज तक आपसे सीधे मुंह कभी बात तक नहीं की, फिर आप मेरे बारे में इतना क्यों सोचती हैं? बात तो ठीक से मैंने भी नहीं करी थी तुझसे। अगर मैं तुझसे गलत नहीं बोलती और समझने की कोशिश करती तो तू भी शायद मेरे से उल्टा नहीं बोलती। बाकी हम जैसा सामने वाले को देंगे वैसा ही तो मिलेगा ना। फिर भी मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी। ठीक है बहू। हर्षित के आने पर विमला उसे सारी बात बताती है और दोनों मिलकर घर के ही पास एक बड़ी सी लेडीज शॉप ओपन करवा देते हैं, जिससे अनीशा का बाहर जाना भी कम हो जाता है और उसे अपने पसंद की नई नई सारी चीजें देखने को भी मिल जाती हैं। राधिका अपने हाथ में एक लेटर लिए अपनी बॉडी के टैटू को देखकर फूट फूट कर रो रही होती है और रोते रोते खुद से कहती है, राधिका, ये तूने क्या किया? इस शहर में तू अपने सपने लेकर आई थी और ये सब करने लग गई। माँ कितने गर्व से कहती थी कि मेरी बेटी आर्मी से एक ऑफिसर बनके लौटेगी, और तूने ये टैटू बनवा लिए। आज अगर ये तेरा टैटू ना होता तो शायद तेरा सिलेक्शन हो चुका होता। तभी उसके गांव से उसकी बचपन की दोस्त मीरा का फोन आता है। राधिका अपने आंसू पोंछकर मीरा का फोन उठाती है और मीरा बोलती है, हाँ राधिका, तेरा सिलेक्शन हो गया क्या? नहीं यार, मुझे होल्ड पर रखा है क्योंकि मेरी बॉडी पे बहुत सारे टैटू है ना। ओह, ये तो होना ही था यार। तो तूने ये टैटू बनवाया ही क्यों? तुझे पता है ना, सरकारी नौकरी में यह सब नहीं चलता। क्या बताऊँ यार? बोल ना, बात क्या है? तू कुछ तो छुपा रही है, बता। ठीक है, सुन फिर। राधिका दिल्ली में अपना आर्मी में भर्ती होने का सपना लेकर आई थी। ये शहर राधिका के लिए नया था। ऐसे ही एक दिन उसकी मुलाकात बस में एक आमिर नाम के लड़के से होती है। दोनों कुछ ही देर बातें करते हैं और पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को अच्छे लगने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से नंबर्स भी एक्सचेंज कर लेते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और राधिका और उस लड़के के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। अब वो अपने सपने को पीछे छोड़कर बस आमिर में ही खोई रहती थी। ऐसे ही एक रात वो आमिर को कॉल करती है और उससे कहती है, हाय, क्या कर रहे हो? तुम्हें याद। ओह, अगर याद आ रही थी तो फोन कर लेते। अरे पागल, जैसे ही फोन उठाया करूं, मगर इससे पहले तुम्हारा फोन आ गया। कोई नहीं, मैं करूँ या तुम करो, बात तो एक ही है। और वैसे हम कब मिल रहे हैं? क्यों, कुछ खास है क्या? हाँ, बस मुझे ना किसी को प्रपोज करना है। क्या मैं जान सकती हूँ कि वो कौन है?
जान लेना वक्त आने पर। अच्छा जी, तो आप ही बता दीजिए कब मिल रहे हैं हम? कल ही मिले। हाँ ठीक है, मगर एक दिक्कत है, मैं इस शहर में नई हूँ तो मुझे ज्यादा रास्ते नहीं पता है। अरे मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम इस शहर की नहीं हो मगर मैं तो हूँ। मैं कल सुबह 11 बजे तुम्हें लेने आऊँगा। हाँ ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तुम्हारे रहते मुझे क्या ही दिक्कत होगी। ये हुई ना बात। ऐसे ही अगली सुबह राधिका उठकर अपने लिए चाय बनाती है और नाश्ता करने के बाद तैयार होकर आमिर का वेट करती है। थोड़ी ही देर के बाद आमिर अपनी बाइक लेकर राधिका के घर के बाहर आ जाता है और राधिका को बाइक पर बिठाकर ले जाता है। बाइक पर बैठे बैठे आमिर उससे कहता है, वैसे सच में आज तो माल लग रही हो। क्या? मतलब कमाल लग रहे हो। जी शुक्रिया। वैसे मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छे लग रहे हो। हाँ बस झूठ बोलना आता है तुम्हें। अरे सच में डफर, अच्छे लग रहे हो। थोड़ी ही देर के बाद पार्क के पास आमिर बाइक रोक देता है और दोनों उस पार्क में एक साथ जाते हैं, जहां आमिर अपने घुटनों के बल बैठकर राधिका को प्रपोज करता है और कहता है, राधिका मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या ये जल्दबाजी है? क्या मैं सच में आमिर से प्यार करती हूँ? बोलो यार, नहीं बोला ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। आमिर यार, ये सब कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा। तभी आमिर चेस्ट की साइड से अपनी शर्ट हटाकर राधिका को उसके नाम का टैटू दिखाता है, जिसे देखकर राधिका बहुत भावुक हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि आमिर सच में उससे बहुत प्यार करता है और वो उसे हाँ बोल देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। दोनों आए दिन एक दूसरे से मिला करते। ऐसे ही एक दिन आमिर राधिका दोनों घूमने जाते हैं कि तभी आमिर राधिका से कहता है, अच्छा तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? इतना कि उसको कभी बयां नहीं किया जा सकता। सच में? अगर ऐसा है तो मेरे नाम का टैटू बनवाना होगा तुम्हें। बोलो, वो भी अपने हाथ पर। राधिका उसके प्यार में अंधी हो जाती है और उसके कहने पर उसके नाम का टैटू बनवा लेती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब जब भी आमिर और राधिका मिला करते तो दोनों ही बहुत ही अजीबोगरीब तरीके के टैटू बनवाया करते। कभी कलाई पर, कभी पैर पर, कभी कमर पर, तो कभी कंधे पर। ऐसे ही वक्त बीत जाता है और आमिर अब राधिका को समय देना बंद कर देता है। उससे मिलना भी धीरे धीरे बंद कर देता है, क्योंकि उसकी लाइफ में अब कोई और लड़की आ चुकी थी जिसकी भनक राधिका को बिल्कुल नहीं थी। मगर वो फिर भी आमिर को फोन करती, उसका फोन बिजी आता था। ऐसे ही एक दिन आमिर खुद उसको फोन करके उससे कहता है, यार राधिका मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, और मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने दो। यार अब किसी और के साथ खुश हूँ और आज के बाद मुझे फोन मत करना। अच्छा मजाक बनाया तुमने मेरा। आखिर मुझ में और मेरे प्यार में क्या कमी थी? मैं तो तुमसे प्यार ही नहीं करता। इस दिल्ली जैसे शहर में ये सब नॉर्मल है, GF BF बनाना और फिर नई GF बनाना। तुम्हें पता भी है मुझे कितना हर्ट हो रहा है। अरे जाना, कोई दूसरा BF बना ले। मैंने तो ये कहा ही नहीं था कि हमेशा तेरा BF रहूंगा। कितना घटिया इंसान हो तुम। क्या मिला तुम्हें? मेरी हंसते खेलते जिंदगी बिगाड़ कर। कितना प्यार करती थी मैं तुमसे और तुमने मेरा और मेरे प्यार का मजाक बना दिया। अगर इतना सब कुछ करना था तो इतने बड़े बड़े झूठे वादे करने की क्या जरूरत थी? अब मैं घटिया हूँ, अच्छा हूँ या जरूरत से ज्यादा अच्छा हूँ, ये तो तुम जान ही गई हो। तो बेहतर यही होगा कि अब तुम अपने रास्ते निकलो और मैं अपने रास्ते निकलता हूँ। राधिका ये सुनते ही फोन काट देती है और उसका माइंड इन सभी चीजों से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और वो अब लगभग आधे बॉडी पर टैटू बनवा चुकी थी। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। राधिका इंडियन आर्मी का फॉर्म फिल करती है और कुछ ही समय के बाद उसका एग्जाम होता है, जिसे वो क्लियर कर देती है। और फिर उसका फिजिकल एग्जाम होता है और वो उसे भी क्लियर कर देती है। लेकिन इस सब के बाद उसका मेडिकल करवाया जाता है, जहां उसकी बॉडीज पर बहुत ही अजीबोगरीब तरीके के टैटू होने की वजह से उसे होल्ड पर रख दिया जाता है। ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद मीरा राधिका से कहती है, किसी को क्या दोष देना इसमें। अच्छा अभी तुझे होल्ड पर रखा है, मतलब अभी भी तेरे पास एक मौका है। तो यार तू तो दिल्ली में रहती है, इतने बड़े शहर में, कुछ तो इलाज ढूंढ इस टैटू का। जरा नेट पर तो चेक कर एक बार। हाँ यार,
कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं चाहती हूँ मेरी इस गलती की वजह से मेरा सपना अधूरा न रह जाए। राधिका नेट पर टैटू रिमूव करवाने के लिए क्लिनिक ढूंढती है और जब उसे मिल जाता है तो वो उस क्लिनिक पर जाती है। जब डॉक्टर उसके टैटू देखते हैं तो उसे कहते हैं, आपका टैटू रिमूव हो जाएगा, मगर इसको करीबन 5 से 6 सीटिंग देनी होगी और इसमें आपका अच्छा पैसा खर्च होगा। बस आप ठीक कर दीजिए डॉक्टर। डॉक्टर राधिका का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। समय यूं ही बीतता जाता है और राधिका डॉक्टर के पास 5 से 6 सीटिंग लेने के लिए समय समय पर आती रहती है। धीरे धीरे उसका ट्रीटमेंट का प्रोसेस खत्म हो जाता है और उसकी बॉडी से सारे टैटूज रिमूव हो जाते हैं, जिसके बाद वो एक बार फिर से आर्मी का मेडिकल देती है और इस बार वो क्लियर कर देती है। साथ ही उसे इंडियन आर्मी में शामिल कर लिया जाता है और वो एक बड़ी ऑफिसर बनकर अपना सपना पूरा करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।